नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन का पार्ट 4। अभी तक हमने पार्ट 3 कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने बेसिक, उसके बाद में एसर्टिव सेंटेंस और उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो चैप्टर है वो है 4th और वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की। पहचान क्या होगी? पहचान होगी जो आर्स भाग होता है, आर्स भाग में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, या फिर आरएस में डू या फिर डू नॉट, डू या डू नॉट से वाक्य शुरू होगा, या फिर वाक्य में प्लीज या फिर काइंडली मिलेंगे। ये इसकी पहचान। आरएस भाग में सबसे पहले आपको कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, डू या फिर डू नॉट भी मिल सकता है, या फिर प्लीज या काइंडली भी मिल सकता है। ये तो बात हुई थी इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान की, यानी आप पहचान पाओगे कि हाँ आरएस भाग में ये है, तो जो सेंटेंस है हमारा वो है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो आर बी में हम क्या चेंजिंग करेंगे? सेड टू की जगह तो देखिए, अगर आर एस में कोई रिक्वेस्टेड यानी कोई निवेदन कर रहा है तब आपको सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखना है। यदि आर एस में कोई आदेश दे रहा है तो आपको सेड टू की जगह ऑर्डर्ड लिखना है, और यदि आर एस में कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तब आपको सेड टू की जगह एडवाइस्ड लिखना है। तो ये तो हो गई थी आर वी में बदलाव की बात। अब उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने और ये इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और वो इंपरेटिव सेंटेंस में है टू। एसर्टिव सेंटेंस साथ में ध्यान रखना, एसर्टिव सेंटेंस में जो कंजक्शन था वो था डेट। इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा था जो कंजक्शन इफ या डब्ल्यूएच वर्ड, और इंपरेटिव सेंटेंस में जो कंजक्शन है वो है टू। तो चलिए, कंजक्शन और आर वी में बदलाव की बात हो गई, और उसके साथ साथ में हमने पहचान की भी बात कर ली। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट है, रमेश सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। चलिए पहचान की बात कर लेते हैं। अब पहचान आप कहां से करोगे? आर एस से। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। उसके साथ में ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए वर्ब और उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। पहचान में हमने यही चीज जानी थी, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखना, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा।
रमेश ने मुझसे कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी की गिलास लाना। तो ये क्या हो गया, एक मित्र दूसरे मित्र से क्या करेगा, वे उसे आदेश थोड़ी देगा, वह निवेदन करेगा। तो निवेदन कर रहा है तो सेड टू की जगह क्या कर देंगे हम, रमेश रिक्वेस्टेड मी, और कंजक्शन कौन सा लग जाएगा, टू। यहां पर हमने लगा दिया कंजक्शन। अब ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये जो सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन आया हुआ है, प्रोनाउन है इसमें, नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं है। क्या इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह आई हुई है, नहीं, वे भी नहीं है। क्या टाइम एंड प्लेस से कोई रिलेटेड चीज है, नहीं। तो हम चेंज क्या करते हैं, एक तो कोई प्रोनाउन हो तो उसको चेंज किया जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब यानी कोई टेंस हो तो उसको चेंज किया जाता है, और टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड हो तो उसको चेंज किया जाता है। यानी 3 सारणियां हमने पढ़ी थी, उन 3 सारणियों में से अगर कोई चीज आपको यहाँ मिले तो उनको चेंज करना है। तो उन तीनों चार्टों में से यहाँ कोई चीज आई हुई नहीं है, ना तो टेंस है, ना कोई प्रोनाउन है, और ना कोई टाइम एंड प्लेस है। तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, टू लगा दिया, और जैसा वाक्य है ज्यों का त्यों वापस लिखा जाएगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया आईडीएस का, इनडायरेक्ट स्पीच का। उसी प्रकार एक और लेते हैं, She said to me, please help me in my difficulty। ये जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, she said to me, please help me in my difficulty। RS में क्या आया हुआ है, प्लीज, ये भी हमारी पहचान थी। प्लीज या काइंडली, डू या डू नॉट, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सीधा ऑब्जेक्ट हो तो कौन सा वाक्य होता है, इंपरेटिव। तो इसके द्वारा हमने ये जान लिया कि जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। और अब उसके बाद में हम सेड टू की जगह पर 3 तरीकों से हम बांट सकते हैं। तो इसलिए देखेंगे, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी, कृपया मेरी मुश्किल समय में सहायता करें। तो अगर हम किसी से भी सहायता मांगते हैं तो उसे आदेश नहीं देते हैं, उसे हम निवेदन करते हैं, उसे निवेदन किया जाता है। सी कंजक्शन कौन सा लगेगा, टू। तो चलिए टू लगा दिया। अब आपको साथ में एक बात का ध्यान रखना है, प्लीज, काइंडली, या फिर डू नॉट, या फिर अगर मेन वर्ब डू ना हो तो इन सब को हटा दिया जाता है। प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है, अगर मेन वर्ब डू नहीं है तो डू को भी हटा दिया जाता है, और साथ में डू नॉट आया हुआ है तो उसमें भी डू को हटा दिया जाता है। तो प्लीज है तो इसको हम हटा देंगे। आगे क्या है, हेल्प मी, प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे। इसमें कोई प्रोनाउन नहीं था तो इसलिए सेम वाक्य लिखा गया। ये नहीं कि केवल यहाँ तक चेंज किया बाकी सेम वाक्य वापस है, नहीं। प्लीज है तो उसको आपको हटाना है, काइंडली है तो उसको भी हटाना है। हेल्प को वापस लिख दिया। मी, यहाँ पर प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन नहीं था तो चलिए हम इसको चेंज करेंगे। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, सी। मी, अब आपको देखना है मी कौन सा क्रम है, ऑब्जेक्ट। तो इस सी का भी आपको ऑब्जेक्ट रूप लिखना है। सी का ऑब्जेक्ट है हर, इन, वापस माई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सी, पॉजिटिव फॉर्म है तो सी की भी आपको पॉजिटिव फॉर्म हर। तो ये सेंटेंस चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सी सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी इन माई डिफिकल्टी। इसका जो आइडियस बना, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन हर डिफिकल्टी।
चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, शिवानी सेड टू मी डू योर वर्क। आरएस में देखेंगे सबसे पहले क्या आया हुआ है, डू। डू या डू नॉट हो तो भी कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इससे हमने पता लगाया कि जो हमारा सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। अब शिवानी से टू मी, यानी शिवानी ने मुझसे कहा डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करें। तो वे क्या हो गया, आदेश। आदेश हो तब हम सेड टू की जगह ऑर्डर्ड लिखेंगे। कंजक्शन लग जाएगा टू, यहां तक काम हुआ है। आरवी में चेंज कर दिया और कंजक्शन टू लगा दिया। अब यहां पर ध्यान रखना, डू योर वर्क। अगर डू मेन वर्ब नहीं है तब डू को हटाया जाता है। अगर डू मेन वर्ब नहीं है तो उसको हटाया जाता है, जबकि यहाँ पर डू मेन वर्ब है, कोई भी दूसरी क्रिया नहीं है, तो इसलिए हम इस डू को हटाएंगे नहीं। डू, अब उसके साथ में योर, कौन सा पर्सन है, सेकंड, इसके अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। पॉजेसिव फॉर्म है तो इस मी की भी आपको पॉजेसिव फॉर्म माई। माई वर्क, ये हो गया आईडीएस। अब उसके साथ में हम बात कर लेते हैं एक डू नॉट वाले सेंटेंस की। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। या चलिए स्टूडेंट अधिक होने के कारण हम यहाँ पर लिख लेते हैं अस। टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा। डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर ना करें। तो यहाँ पर देखिए डू नॉट आया हुआ है, डू नॉट, डू, प्लीज, काइंडली या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट हो तो वाक्य होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इससे हमने जान लिया कि जो सेंटेंस है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अध्यापक विद्यार्थियों को क्या देगा, आदेश देगा। तो यानी हम सेड टू की जगह क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड लिख देंगे। डू नॉट वाले वाक्यों की आप दो प्रकार से पैसिव वॉइस आईडीएस इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हो। आईडीएस क्या टॉपिक चल रहा है, यानी अगर डू नॉट वाला कोई आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको बोले कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, तो उसकी आप दो प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हो। एक तो सीधा जो हम अभी तक कर रहे थे उसी प्रकार से। तो चलिए टीचर दोनों प्रकार से ही देख लेते हैं। अब सेड टू, अध्यापक विद्यार्थियों को क्या देगा, आदेश देगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमने जाना था कि डू नॉट हो तो उसमें डू को हटा दिया जाता है, यानी हम डू को हटा देंगे। अब नोट को क्या करेंगे, नोट को कंजक्शन से पहले लिखा जाएगा। ये जो नोट है जहां पर हम कंजक्शन लिख रहे हैं यहां तक लिख दिया, अब क्या लगाएंगे हम, कंजक्शन। तो यहाँ पर कंजक्शन लिखने से पहले आपको क्या लगाना है, नोट लिखना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कंजक्शन लगाना है। कौन सा है, टू। डू को हटा दिया, जो नोट बचेगा उसको आपको कंजक्शन से पहले लिखना है। तो इस नोट को हमने यहाँ पर लिख दिया, डू को हटा दिया और अब कंजक्शन लगा दिया, यानी यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यदि आप इस प्रकार से आपको कम समझ में आया है तो एक और दूसरा तरीका ध्यान रखना, डू नोट आप पूरा हटा सकते हो। जैसे कि इसमें हमने डू को हटाया था और नोट को पहले लिखा था, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस डू नोट पूरे को हटा सकते हो। इस पूरे को हटाने के लिए आपको क्या क्या करना है, सेड टू की जगह आपको केवल फॉरबेड लिखना है। जैसे कि साथ में दूसरा वाक्य भी देख लीजिए, टीचर, अब ऑर्डर्ड की बजाय आप क्या लिख दोगे, फॉरबेड। जैसे ही आप यहाँ पर फॉरबेड लिखोगे ये डू नोट पूरा हट जाएगा। फॉरबेड लिख दिया, आगे लगा दीजिएगा एस। डू नोट हट गया, इसमें आपको नोट पहले नहीं लिखना है, केवल सीधा आपको कंजक्शन लिखना है, फॉरबेड लिखना है, डू नोट को हटाते हो। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखते हो
तो क्या दे रहा है वो देखना है। जैसे कि इसमें आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर लिख दिया और डू हट गया और नोट को कंजक्शन से पहले लिखना है। अभी तक दोनों वाक्यों में सेम काम हुआ है और वो काम हुआ है यहाँ तक। इसमें भी डू नोट हट गया फॉरवर्ड के कारण और इसमें भी डू को हटा दिया और नोट को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ आगे करेंगे मेक। नॉइज इन द क्लास और इसी प्रकार सेम यहाँ पर आ जाएगा मेक नॉइज इन द क्लास। तो ये दोनों आइडियस है इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको जो अच्छा तरीका लगा उस तरीके से आप आइडियस बनाना सीखिए। यदि ये अच्छा लगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, ये अच्छा लगा तो आप इस प्रकार से आइडियस बना सकते हो। किन वाक्यों की इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट हो तो अगर डू नॉट आया हुआ तो उसकी आप दो प्रकार से आइडियस बना सकते हो। डू नॉट पूरे को हटा करके आप फॉरवर्ड लिख सकते हो सेड टू की जगह, या फिर अगर आप से टू की जगह फॉरवर्ड नहीं लिखते हो तब आपको क्या करना है, डू को हटाना और नोट को कंजक्शन से पहले लिखना है। तो चलिए ये था हमारा इंपरेटिव सेंटेंस और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके उदाहरण मिलाइए और कोशिश कीजिए कि आप इनको कंप्लीटली समझें। और फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।